हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस ईवीएस की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण निचोड़। यानी ईवीएस में जितने भी चैप्टर हैं उन सब के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस संपूर्ण निचोड़ में आप सभी लोगों का जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और सिटी भी आ गई। आप लोगों का एग्ज़ाम कहाँ पे है, लेकिन किसी किसी का जो उसमें दिखा रहा है 7 तारीख को दिखा रहा है और किसी का जो है 8 दिखा रहा है। आप लोग कमेंट में बताना आपका जो है डेट कितनी तारीख को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी इस चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लेना ताकि कोई वीडियो मिस ना होने पाए। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 हार्ड की तरफ चलेंगे। और दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा जो बिल्कुल हार्ड होगा, जो सिर्फ हार्ड ही हार्ड होगा, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले इस इजी को देख लेते हैं, तभी जो है आप लोगों का हार्ड वाला समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो नाभिकीय एकाकी परिवार। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किस प्रकार के परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। तो संयुक्त परिवार के साथ। काफ़ी ज़्यादा इजी है, हर कोई समझ के लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बच्चों का प्रथम विद्यालय किसे माना जाता है। आप लोगों को जानना चाहिए कि बच्चों का जो प्रथम विद्यालय, आप लोगों को सीडीपी जो है क्लास उसमें भी बता दिया हूँ कि बच्चों का प्रथम विद्यालय जो है परिवार को माना जाता है, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। क्वेश्चन नंबर अगला है निलंबन या दत्तक ग्रहण का संबंध किससे है। तो कानूनी रूप से जो है बच्चा गोद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 5, रक्त संबंधों पर आधारित परिवार को क्या कहा जाता है। तो सम रक्त परिवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेलकूद बच्चों में किस गुण का विकास करते हैं। तो टीम भावना का विकास। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडोर गेम जो घर के अंदर खेले जाने वाला है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। तो हॉकी जो है आप लोगों का मैदान में होता है, बाहर होता है। फुटबॉल भी बाहर खेला जाता है, क्रिकेट भी बाहर खेला जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शतरंज, जिसे हम घर के अंदर खेल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है घटपड़ी पौधा कीड़ों का शिकार क्यों करता है। पानी के लिए, नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए, धूप के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी जो है पूरा करने के लिए घटपड़ी पौधा कीड़ों का शिकार करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 9। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप लोग जो है इसे ज़रूर याद रखना। और पिछली क्लास में मैं इसे बता दिया हूँ कि रेगिस्तानी ओक यानी डिजर्ट ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे रेगिस्तान शब्द को देखकर कितने लोग यहाँ पे राजस्थान लगा देंगे। तो लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी जो है वृक्ष मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 11, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है। तो सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो करती है। इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ के लगाना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए आप लोगों का जो है एक नंबर तुरंत कट जाएगा, एक नंबर तुरंत कट जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से लगाना कि सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही हाथियों का नेतृत्व करती है, और एक तरीके से कह सकते हैं वो हाथियों की जो है एक नेता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त महीना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से कैसे पहचान लेता है। तो कैसे पहचानता है, आवाज़ से, गंध से, रूप से, स्पर्श से। तो इससे 3 किलोमीटर जो है वो स्पर्श तो कर नहीं सकता, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या कई किलोमीटर वो स्पर्श कर नहीं सकता, रूप तो देख नहीं सकता इतने दूर से, और आवाज़ भी नहीं सुन सकता। तो इसलिए क्या हो सकता है, गंध जो फैलती है। तो रेशम का कीड़ा जो है उसकी जो है गंध से वहाँ तक पहचान लेती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, सांप के बाहरी कान नहीं होते। जैसे हम लोग के बाहरी कान होते हैं
तो सांप के बाहरी कान नहीं होते तो वह कैसे सुनता है? आँखों से सुना नहीं जाता है, देखा जाता है। जीभ से, ज़मीन पर हुए कंपन से, त्वचा के छिद्रों से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़मीन पर हुए कंपन से जो है वो सुनता है, यानी उसको जो महसूस करता है। समझ गए आप लोग? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ज़मीन पर हुए कंपन से। क्वेश्चन नंबर अगला है 15। ईवीएस में परिवार और मित्र को थीम के रूप में क्यों रखा गया है? सिलेबस को आसान बनाने के लिए, बच्चों के परिवेश से जोड़ने के लिए, विज्ञान पढ़ने के लिए, शिक्षकों के मदद के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के परिवेश से जुड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बच्चों को पौधे के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एक पौधे को गोद लेकर उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 17 सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? इसे आप लोग याद रखना कि सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो सतत व्यापक मूल्यांकन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 18 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल विषय के एकीकृत, केवल सामाजिक विज्ञान, केवल विज्ञान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत। क्वेश्चन नंबर अगला है 19। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? व्याख्यान विधि, रटना, क्रियाकलाप आधारित शिक्षा, केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, क्रियाकलाप आधारित शिक्षा। क्योंकि क्रियाकलाप से जो है आप लोगों को बता दिया हूँ, क्रियाकलाप से जो करने से उसके मस्तिष्क में पूरी अच्छी तरीके से बैठ जाता है, काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि जो त्रुटियाँ होती है उससे भी जो बच्चा सीखता है। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे सही जो होगा, क्रियाकलाप आधारित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला है 20। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, लुइस ब्रेल, थॉमस एडिसन, न्यूटन। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, लुइस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 21 में सी वाला, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मिड डे मील योजना भारत के स्कूलों में कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? 2001 में। क्वेश्चन नंबर अगला है 23। लिंगहुफेन किस देश या क्षेत्र का पकवान है जो सांप के मांस से बना जाता है? केरल, हांगकांग, कश्मीर, गोवा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली जो है कहाँ के लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं? कश्मीर, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है 25 कि एनीमिया यानी खून की कमी किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आयरन, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? चावल, आलू, मक्का, दूध, मांस, सोयाबीन, संतरा, नींबू, आंवला, घी, मक्खन, तेल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दूध, मांस, सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आप लोग इसे जो है याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला है खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? भोजन को खुला छोड़ देना, अचार बनाना और सुखाना, हर रोज गर्म करना, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अचार बनाना और सुखाना। अगला क्वेश्चन है 28 से टैपियोका को और किस नाम से जाना जाता है? किसको? टैपियोका को। शकरकंद, कप्पा, मूली, अदरक। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कप्पा। अगला क्वेश्चन है 29। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्बी, रिक्टेस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा स्कर्बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उसे कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? तो कितने तापमान पर किया जाता है? 71.7 डिग्री सेल्सियस यानी 15 सेकंड के लिए, 50 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 71.7 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर अगला है 31। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जिसमें गले में सूजन आ जाती है? मधुमेह, घेंघा, पीलिया, हैजा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, घेंघा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मूंगफली और सरसों से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? रेशा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो क्या प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 33। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? सेब है, संतरा है, गाजर है, आलू है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर से जो है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। करेक्ट आंसर सी वाला। अगला क्वेश्चन है 34। भोजन में रफेज का क्या कार्य है? ऊर्जा देना, शरीर की मरम्मत करना, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना, वजन बढ़ाना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर अगला है 35। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? गेहूं है, बाजरा, चावल, मक्का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा चावल। दक्षिण भारत में जो है बहुत पसंद करते हैं चावल। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है 36। आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां किस बीमारी के इलाज में जो है सहायक है? मलेरिया, एनीमिया, मियादी बुखार, चेचक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 36 में बी वाला, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर अगला है दूध में कौन सी जो है विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 38। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में जो घुलनशील हो जाए, घुल जाए। तो विटामिन ए डी, विटामिन बी सी, विटामिन जो है ई के, विटामिन ए के। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। ये आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग जो है इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला है 39। यहाँ पे 49 लिखा गया है, यहाँ पे 39 होगा। 39 क्वेश्चन है कि शरीर की जो है वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? वसा, खनिज, प्रोटीन, पानी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 39 में सी वाला, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है 40। भोजन भोजन जो है पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है जिसमें पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं? तलना, भाप में पकाना, भूनना, दोबारा गर्म करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 40 में जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, भाप में पकाना। अगला क्वेश्चन है 41। असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? जंगली जानवरों से बचने के लिए, भारी जो है बारिश और बाढ़ से बचने के लिए, भूकंप से बचने के लिए, ठंडी हवाओं से बचने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, भारी बारिश जो है, भारी बारिश और बाढ़ से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 42। किस राज्य में घरों की छतें ढलवा होती हैं और जो है दीवारें पत्थर या लकड़ी की बनी होती हैं? राजस्थान, मनाली यानी हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मनाली, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है 43। लद्दाख के घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेहमानों के रुकने के लिए, खाना पकाने के लिए, जानवरों को रखने और सामान स्टोर करने के लिए, सोने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 43 में जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, जानवरों को रखने और सामान स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 44। राजस्थान में गांवों के लिए मिट्टी के घरों में रहते हैं, उनकी छतें किससे बनी होती है? तो कटीली झाड़ियों से, सीमेंट की चादरों से, खरपैल से, बांस से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 44 में ए वाला, कटीली झाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है इग्लू किसका बना हुआ घर होता है? पत्थर का, लकड़ी का, बर्फ का, लोहे का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का। अगला क्वेश्चन है 46। कश्मीर में डल झील के अंदर पाए जाने वाले तैरते हुए घरों को क्या कहते हैं? टेंट, इग्लू, हाउस बोट, हवेली। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हाउस बोट।
क्वेश्चन नंबर अगला है 47। हाउस बोट जो है, हाउस बोट की छतों पर की गई लकड़ी की नक्काशी को क्या कहा जाता है? मेहराब, खत्मबंद, डोनगा, चित्रकारी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 47 में करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, खत्म बंद। क्वेश्चन नंबर अगला है 48। बकरवाल लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? बर्फ के घरों में, मिट्टी और पत्थर के अस्थायी घरों में, लकड़ी के ऊंचे घरों में, केवल टेंटों में। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 48 में बी वाला, मिट्टी और पत्थर के अस्थायी घरों में। क्वेश्चन नंबर अगला है 49। लद्दाख के घरों की छतें कैसी होती हैं? बहुत ढलान वाली, समतल, गुंबद की आकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 49 में बी वाला, समतल। क्वेश्चन नंबर अगला है 50। खत्मबंद कला मुख्य रूप से कहाँ की विशेषता है? असम, केरल, श्रीनगर, जैसलमेर। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 50 में सी वाला, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है 51। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? सोने के लिए, केवल अंडे देने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, खाना छिपाने के लिए। तो क्यों बनाते हैं? इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, केवल अंडे देने के लिए, और अंडे देने के बाद जो है वहाँ से निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 52। कौन सा पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है? ये आपके जो है हर बार एग्जाम में पूछता रहता है, तो आप लोग इसे याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौवा। क्वेश्चन नंबर अगला है 53। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? कांटों के बीच, दो पत्तों को अपनी चोंच से सीकर, जमीन पर खड्डा खोदकर, रुई और धागों से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 में बी वाला, दो पत्तों को अपनी चोंच से सीकर। अगला क्वेश्चन है कि कोयल अपना अंडा कहाँ देती है? गुद के घोंसले में, गौरैया के घोंसले में, कौवे के घोंसले में, कबूतर के घोंसले में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, कौवे के घोंसले में जो कोयल अपना अंडा देती है। अगला क्वेश्चन है 55। फाख्ता यानी डॉग पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में, और पेड़ के तने के छेद में, अलमारी के ऊपर, पानी के पास। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में। अगला क्वेश्चन है 56। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक जो है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री घुमा सकता है। यह तथ्य सत्य है या असत्य है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तथ्य जो है सत्य है, करेक्ट आंसर ए वाला। अगला क्वेश्चन है 57। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा है? उल्लू है, मैना, तोता, कबूतर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 57 में बी वाला, मैना। वो जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 58। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग मिट्टी की दीवारों और फर्श को लीपने के लिए क्यों किया जाता है? उन्हें चिकना बनाने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 में बी वाला, कीड़ों को दूर रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है 59। लद्दाख में चांगपा जनजाति के लोग जो त्रिकोणीय टेंट बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डोनगा, रेबो, लेखा, हाउस बोट। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 59 में बी वाला, रेबो। क्वेश्चन नंबर अगला है 60। चांगपा लोग अपने जानवरों यानी भेड़ बकरी को रखने की जगह को क्या कहते हैं? रेबो, लेखा, तबेला, बाड़ा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लेखा। अगला क्वेश्चन है 61। तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध किससे है? वनों के संरक्षण से, जल संरक्षण और पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से, कन्या शिक्षा से, सौर ऊर्जा से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जल संरक्षण और पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 62 है। अल बरूनी किस देश से भारत आया? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, मोरक्को। आप लोग इसे याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 में बी वाला, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर के बारे में क्या सच है?
इसका पानी मीठा होता है। यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 300 ग्राम नमक प्रति लीटर, यानी बताया जा रहा है कि 300 ग्राम जो है 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में निकलता है। या फिर सी वाला है, इनमें से कोई तैर नहीं सकता, इसका पानी जो है औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला, यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें जो है 300 ग्राम नमक प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर में 300 ग्राम नमक निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 64। सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है? तालाब, बावड़ी, नहर, नलकूप। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 में बी वाला, बावड़ी। अगला क्वेश्चन है 65। जल चक्र में वाष्पीकरण का अर्थ क्या है? गैस का द्रव में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, बर्फ का पिघलना, बादलों का बरसना। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जल का वाष्प में बदलना। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के सेवन से होती है? प्रदूषित जल यानी गंदा जल जिसे आप लोग पी लेते हैं, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया, हैजा, एनीमिया, रिकटेस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 66 में बी वाला, हैजा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? वायुमंडलीय दबाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो है गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है 68। घड़सीगर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है 69। पानी में फिटकरी डालने से क्या होता है? पानी में फिटकरी डालने से क्या होता है? पानी मीठा हो जाता है, पानी के कीटाणु मर जाते हैं, हल्की अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, पानी का रंग बदल जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, हल्की अशुद्धियाँ जो है नीचे बैठ जाती हैं। करेक्ट आंसर सी वाला। अगला क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? जल शुद्धिकरण, मच्छर से मलेरिया फैलता है, हैजा का टीका, चेचक का टीका। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 70 में बी वाला, मच्छर से मलेरिया फैलता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। तो इसमें जो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है 72। बीजों के अंकुरण के लिए कौन सा घटक अनिवार्य नहीं है? हवा, नमी या पानी, प्रकाश, उचित तापमान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 में सी वाला, प्रकाश। अगला क्वेश्चन है 73। जल में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? मछलियां मर जाती हैं, जल शुद्ध होता है, पानी खारा हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मछलियां मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 74। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। पिछली क्लास में मैं बता दिया हूँ, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। तो इसमें आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, देखिए देखते हैं किसका किसका सही जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 75। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में छतें कैसी बनाई जाती हैं ताकि पानी जमा ना हो? समतल, ढलवा, गोल, खिड़की विहीन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ढलवा। अगला क्वेश्चन है 76। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर जो है सी वाला। अगला क्वेश्चन है 78 कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका है? ड्रिप सिंचाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बावड़ी, स्प्रिंकलर सिस्टम, बांध बनाना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 में बी वाला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है 79। पानी की कठोरता को
दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 80। धरती माई का संबंध किस संस्था से है जिन्होंने अलवर में जल संरक्षण का कार्य किया? चिपको आंदोलन, तरुण भारत संघ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिक्को आंदोलन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 80 में बी वाला, तरुण भारत संघ। आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला है, बछेद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने यह उपलब्धि जो है कब हासिल की थी? 1980 में, 1984 में, 1990 में, 1994 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखना। 1984। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? यानी माउंट एवरेस्ट हम लोग बोलते हैं, लेकिन नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा, सागरमाथा, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, सागर माथा। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने महीनों से अधिक समय बिताया था? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, 6 महीने से अधिक, 6 महीने। अगला क्वेश्चन है 84। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण क्या अनुभव होता है? बाल हमेशा खड़े रहते हैं, पानी के बुलबुले तैरते हैं, एक जगह बैठने के लिए खुद को बांधना पड़ता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 85। गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, औरंगाबाद। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 86 है, कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और तांबा, एल्यूमिनियम और टीन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, तांबा और टीन जो है कांसा का दो धातुओं का मिश्रण से बना है कांसा। अगला क्वेश्चन है 87। प्राचीन काल में किले की दीवारें में छेद क्यों बनाए जाते हैं? यानी पुराने काल में जो है, पुराने समय में जो दीवारें बनती थी उसमें छेद बनाया जाता था। तो क्यों बनाया जाता था? रोशनी के लिए, सुंदरता के लिए, दूर से दुश्मनों को देखने और उन पर हमला करने के लिए, हवा के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 में सी वाला, दूर से जो है दुश्मनों को देखने और उन पर हमला करने के लिए, सतर्क होने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 88। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद, इस किताब का नाम आप लोग याद रखना। अल बरूनी की पुस्तक किताब जो है, किताब उल हिंद, मुख्य रूप से किसके बारे में जानकारी देती है? भारत के युद्धों के बारे में, भारत के जल तालाबों और वास्तुकला के बारे में, भारत के भोजन के बारे में, भारत के राजाओं के बारे में। तो अल बरूनी से जो है आपका क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसे याद रखना, भारत के जल तालाबों और वास्तुकला के बारे में। क्वेश्चन नंबर अगला है 89। फेरी का उपयोग कहाँ के लोग परिवहन के लिए करते हैं? लद्दाख, राजस्थान, केरल, असम। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 में सी वाला, केरल। अगला क्वेश्चन है 90। ट्रेन के टिकट पर PNR का क्या अर्थ होता है? तो आप लोग इसे याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग करेक्ट करके आना कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। करेक्ट आंसर बी वाला, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है 91। अहमदाबाद से केरल की यात्रा के दौरान ट्रेन कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 92 है, वलम क्या है? एक प्रकार का भोजन है, लकड़ी की बनी छोटी नाव जो केरल में चलती है, एक त्यौहार है, एक नृत्य शैली है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, लकड़ी की बनी छोटी नाव। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? 8000 मीटर, 8848 मीटर या 8900 मीटर, 9000 मीटर, 7500 मीटर। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 94। पहाड़ों पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे आगे चलना, पीछे रहने वालों का हाथ पकड़कर चढ़ाना और बीमारों का ध्यान रखना, केवल अपना सामान उठाना, खाने का इंतजाम न करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पीछे रहने वालों का हाथ पकड़कर चढ़ना और बीमारों का ध्यान देना।
क्वेश्चन नंबर अगला है 95। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? इसके काले रंग का कारण, इसके अत्यधिक आर्थिक मूल्य के कारण, यह सोना से महंगा होता है, यह जमीन के नीचे पाया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें जो है इसके अत्यधिक आर्थिक मूल्य के कारण जो है इसे पेट्रोलियम का काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 96। रेबो नामक टेंट में रहने वाली जनजाति चांगपा कहाँ पाई जाती है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है 97। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन टिकट में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी नहीं दी जाती है? ट्रेन का नंबर, बर्थ ऑफ कोच नंबर, यात्री का नाम, दूरी, किलोमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला यात्री का नाम। अगला क्वेश्चन है 99। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने यह कब किया? 1969, 1972, 1965, 1950। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति हैं उन्होंने कब रखा था। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। आप लोग इसे याद रखना, 1969। अगला क्वेश्चन है 100। रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट की गाड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ऊंट तेज दौड़ते हैं, क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं और रेत में धंसते नहीं, क्योंकि ऊंट को प्यास नहीं लगती, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं और रेत में धंसते नहीं। आप लोगों का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 101। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला बिहार। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। आपका जो विकल्प है केवल रासायनिक रंग है, पीसे हुए चावल के घोल में हल्दी, नील और फूलों के प्राकृतिक रंग, केवल जल रंग, तेल के रंग। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, पीसे हुए चावल के घोल में हल्दी, नील और फूलों के प्राकृतिक रंग। अगला क्वेश्चन है 103। पोचमपल्ली और कलमकारी बुनाई की साड़ियाँ जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरल, गुजरात। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 103 में बी वाला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है इत्र के लिए प्रसिद्ध शहर कन्नौज किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 105। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? भेड़, ऊंट, बकरी, जो विशेष प्रकार की पहाड़ी बकरी, खरगोश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्मीना ऊन की किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 105 में सी वाला बकरी, जो विशेष प्रकार की पहाड़ी बकरी होती है। इसमें करेक्ट आंसर सी वाला। अगला क्वेश्चन है 106। एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? 2, 6, 10, 12। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 106 में बी वाला 6। अगला क्वेश्चन है 107। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? पिछली क्लास में मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला 6 बिंदुओं पर। अगला क्वेश्चन है 108। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही है? यहाँ पे आपका ये नृत्य है, तो इसमें जो है असम, बिहू जो है असम, लावड़ी कर्नाटक, कथक तमिलनाडु, भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश। इसमें जो है सही जोड़ा पूछ रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला बिहू असम। क्वेश्चन नंबर अगला है 109।
चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 109 में बी वाला, चेराओ जो नाच कहाँ करते हैं? मिजोरम में करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कुडुक कहाँ के लोग की जो है बोलचाल की भाषा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 111, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय की गहराई समझना, बच्चों को बाहरी दुनिया और उनके परिवेश से जोड़ना, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, शब्दावली याद रखना। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बच्चों को जो है बाहरी दुनिया और उनके परिवेश से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 112 है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का क्या कारण है? सिलेबस कम करना, बच्चों को मजा देना, विषय को रुचिपूर्ण बनाना और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना, शिक्षकों का काम आसान करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, विषय को जो है रुचिपूर्ण बनाना और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर अगला है 113, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, कठिन से सरल। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 114 है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का जो है मुख्य लाभ क्या है? बच्चों को छुट्टी मिलना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, स्कूल का प्रचार करना, केवल मनोरंजन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 115, पोर्टफोलियो क्या है? केवल परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड, बच्चे के कार्यों का क्रमिक संग्रह, समय के साथ विकास का रिकॉर्ड, स्कूल की फीस का रिकॉर्ड, शिक्षकों की हाजिरी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बच्चों के कार्यों का क्रमिक संग्रह, समय के साथ विकास का रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है 116, कक्षा 3 से 5 के लिए ईवीएस का एक एकीकृत विषय है जिसमें शामिल है केवल विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, केवल भूगोल और इतिहास, भाषा और गणित। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 117, बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? व्याख्यान देना, पोस्टर बनवाना, रटने के लिए कहना, उन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उन्हें जो है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है 118, ईवीएस में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का अर्थ क्या है? आप लोगों को ऊपर में बता दिया था कि सीसीई का अर्थ जो है क्या है। तो इसमें जो आपका जो विकल्प है, साल के अंत में एक बार परीक्षा, केवल किताबी ज्ञान को टेस्ट, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं का निरंतर मूल्यांकन, घर पर जो है होमवर्क देना। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं का निरंतर मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 119 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए? गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा, शिक्षक केंद्रित कक्षा, अनुशासित और शांत कक्षा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 में ए वाला, गतिविधि आधारित कक्षा। अगला क्वेश्चन है 120, एनसीएफ 2005 के अनुसार, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन हर बार पूछता है, इसे आप लोग याद रखना कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के लिए सुझाव दिया गया, रटने की वृद्धि को हतोत्साहित करना, स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, परीक्षा के डर को कम करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 120 में डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 121, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक शब्दावली याद करना, बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, विषय की बारीकियां रटाना। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? एक बार आप लोग कमेंट बताइए किसके हिसाब से क्या सही होगा, जल्दी बताइए। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बच्चों के जो है अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है 122,
एनसीएफ 2005 ने बोझ के बिना सीखने पर जोर दिया है। इसका जो है अर्थ है स्कूल बैग का वजन कम करना, पाठ्यचर्या बोझ कम करना और समझ को बढ़ावा देना, होमवर्क खत्म करना, परीक्षा न लेना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पाठ्यचर्या का बोझ जो है कम करना और समझ को बढ़ावा देना, एनसीएफ 2005 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर अगला है 123। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को भ्रमित करना, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, समय बिताना, केवल मनोरंजन करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 123 में बी वाला, आलोचनात्मक चिंतन विकास करना। अगला क्वेश्चन है 124। करके सीखना किस विधि का आधार है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, परियोजना विधि। अगला क्वेश्चन है 125। पर्यावरण जो है अध्ययन में कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित रखती है, यह अवधारणाओं को संदर्भ जो है प्रदान करती है, शिक्षक को कम बोलना पड़ता है, यह केवल मनोरंजन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यह जो है अवधारणाओं को संदर्भ में प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है 126। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है केवल ज्ञान देने वाला, एक सुविधादाता, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाला, केवल मूल्यांकन करने वाला। इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, एक सुविधादाता। क्वेश्चन नंबर 127। प्राथमिक स्तर पर आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है? वार्षिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, साप्ताहिक टेस्ट, गृह कार्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 127 में बी वाला, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर अगला है 128। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पढ़ाने का एक प्रगतिशील तरीका है? पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, रटना, समस्या समाधान और सहयोगात्मक अधिगम, शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स याद करना। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 128 में करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, समस्या समाधान और सहयोगात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन है 129। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं से बचा जाना चाहिए। यह कथन है सही, क्योंकि बच्चे अनुभव से सीखते हैं। गलत, क्योंकि परिभाषाएं याद करना जरूरी है। आंशिक रूप से सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सही है, क्योंकि बच्चे जो है अनुभव से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है 130, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 जो है छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 40:1, 30:1, 35:1, 25:1। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 30:1। अगला क्वेश्चन है 131। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रण कौशल विकसित करने में मदद करता है। ड्राइंग बनाने में, स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ विकसित करने में, गणना करने में, याद करने में। तो 131 में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ विकसित करने में। अगला क्वेश्चन है 132। समावेशी शिक्षा का अर्थ है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। बिल्कुल गलत है। सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद एक ही कक्षा में पढ़ाना। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल, केवल गरीब बच्चों को पढ़ाना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 132 में बी वाला, 132 में जो बी वाला सही होगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है 133। ईवीएस में थीम आधारित दृष्टिकोण अपनाने का कारण है? पाठ्यक्रम को सीमित करना, विषयों के बीच सीमाओं को नरम करना और एकीकृत समझ बनाना, केवल विज्ञान पढ़ाना, अध्यापकों का जो है बोझ कम करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 133 में बी वाला, विषयों के बीच जो है सीमाओं को नरम करना और एकीकृत समझ बनाना। अगला क्वेश्चन है 134।
एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता को किस रूप से देखना चाहिए? एक बाधा, एक संसाधन, एक समस्या, एक कमी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 134 में बी वाला एक संसाधन। क्वेश्चन नंबर अगला है 135। ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षा के किस पक्ष से संबंधित है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य, केवल सामाजिक विकास, केवल रटने की क्षमता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 135 में बी वाला संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है 136। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी शार्ट में CCE बोलते हैं कि इसमें जो है व्यापक का अर्थ है केवल शैक्षणिक विषयों का मूल्यांकन, छात्र के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक का मूल्यांकन, हर महीने जो है बड़ी परीक्षा लेना, पूरी किताब का टेस्ट लेना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला छात्र के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है 137। बच्चों को जो है प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, दंडित करना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 137 में बी वाला प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 138। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह कार्य को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इससे जो है शिक्षक का काम आसान होता है। यह सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग को बढ़ावा देता है। इससे कक्षा में शोर होता है। यह समय बचाने का तरीका है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यह सामाजिक अंतःक्रिया है और सहयोग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 139। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, इसका मतलब है कि इसमें सम्मिलित है क्या? भौतिक और रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, इतिहास और नागरिक शास्त्र, भाषा और गणित। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है 140। कक्षा में चर्चा प्रभावी होती है जब विषय हो, कैसी हो? कठिन, बहुत कठिन, छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित, केवल पाठ्य पुस्तक का, शिक्षक की पसंद का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 141। ईवीएस में करके सीखना का मुख्य लाभ क्या है? छात्र सक्रिय रहते हैं, छात्र जो है सक्रिय रहते हैं और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इससे कक्षा का अनुशासन बनता रहता है, शिक्षक को कम बोलना पड़ता है, परीक्षा में अधिक अंक मिलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, छात्र जो सक्रिय रहते हैं और ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 142। अधिगम का जो है ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत कहता है कि पहले कठिन चीज़ें पढ़ाएं फिर सरल। बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए। अगला है कि केवल वही पढ़ाएं जो बच्चा जानता है। और अगला जो ऑप्शन है कि किताबों से जो है बाहर की बातें ना करें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 142 में बी वाला, बच्चे के जो है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 143। मूर्त से अमूर्त की जो है शिक्षण सूत्र अर्थ है। पहले वास्तविक वस्तुओं को दिखाएं फिर काल्पनिक विचार समझाएं। अगला विकल्प है केवल चित्रों का उपयोग करें, पहले परिभाषाएं रटाएं, केवल वीडियो दिखाएं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पहले वास्तविक वस्तुओं को दिखाएं फिर जो है काल्पनिक विचार समझाएं। अगला क्वेश्चन है 144। अधिगम के सिद्धांतों के अनुसार ईवीएस शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? व्याख्यान, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, गतिविधि आधारित अधिगम, ब्लैक बोर्ड से उतारना। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 144 में सी वाला, गतिविधि आधारित अधिगम। अगला क्वेश्चन है 145। सरल से जटिल के सिद्धांत का उदाहरण क्या है? कि पहले पूरे तंत्र को पढ़ाना फिर अंगों को, पहले जड़, तना, पत्ती समझाना फिर प्रकाश संश्लेषण, पहले कठिन शब्दावली याद कराना और अगला विकल्प है कि सीधे कठिन प्रयोग करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 145 में बी वाला, पहले जड़, तना, पत्ती समझाना फिर जो है प्रकाश संश्लेषण बताना। अगला क्वेश्चन है 146 कि पर्यावरण अध्ययन में सहयोगात्मक अधिगम से क्या विकसित होता है? प्रायोगिकता की भावना, सामाजिक कौशल और टीम भावना, अकेले काम करने की आदत,
रटने की शक्ति। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सामाजिक कौशल की और जो है टीम की भावना। अगला क्वेश्चन है 147 के जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में पर्यावरण के साथ सक्रिय जो है अंतःक्रिया करते हैं? केवल किशोरावस्था में, जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, केवल स्कूल जाने के बाद, 10 वर्ष की आयु के बाद। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 148 कि पर्यावरण अध्ययन में प्रेरणा का सिद्धांत क्यों जरूरी है? बच्चों को डराने के लिए, बच्चों के सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, होमवर्क पूरा करने के लिए, कक्षा में शांति के लिए। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 148 में बी वाला, बच्चों को जो है सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 149 नियोजन का सिद्धांत शिक्षक को क्या मदद करता है? बिना तैयारी के कक्षा में जाना, पाठ को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना, छात्रों को जो है सजा देना, केवल परीक्षा लेना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है 150 ईवीएस में हैंड्स ऑन गतिविधियां क्यों आवश्यक है? कौशल विकास और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, समय बिताने के लिए, माता पिता को दिखाने के लिए, स्कूल का नाम करने के लिए। इसमें करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा कौशल विकास और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए। अगला क्वेश्चन है 151 व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत का अर्थ है क्या है? कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना, प्रत्येक बच्चों के जो है सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना, कमजोर बच्चों को अलग कर देना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रत्येक बच्चों के सीखने की गति जो है शैली अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है 152 पुनरावृत्ति का सिद्धांत शिक्षण के किस चरण में आता है? पाठ शुरू करने से पहले, पाठ पढ़ाने के दौरान, पाठ के अंत में, सीखे हुए ज्ञान को दोहराने के लिए, कभी नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 152 में सी वाला, पाठ के अंत से सीखे हुए ज्ञान को दोहराने के लिए। अगला क्वेश्चन है 153 ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण किस शिक्षण का जो है सिद्धांत का हिस्सा है? प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत, केवल मनोरंजन का सिद्धांत, रटने का सिद्धांत, निष्क्रिय अधिगम। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 153 में ए वाला, प्रत्यक्ष जो है अनुभव का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 154 अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्रिया क्यों जरूरी है? बच्चों की गलतियां निकालने के लिए, सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए, बच्चों को डांटने के लिए, केवल रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 154 में करेक्ट आंसर होगा बी वाला, सुधार के अवसर प्रदान करने और प्रगति को जो है उसे जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है 155 सृजनात्मकता का सिद्धांत बच्चों को क्या बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है? नकलची, अन्वेषण और मौलिक विचारक, आज्ञाकारी मशीन, रटने वाला छात्र। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, अन्वेषण और मौलिक विचारक। अगला क्वेश्चन 156 है कि ईवीएस में खेल विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? पढ़ाई से बचने के लिए, बोझिल विषयों को रोचक और तनाव मुक्त बनाने के लिए, केवल शारीरिक शिक्षा के लिए, समय की बर्बादी के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, बोझिल विषयों को रोचक और तनाव मुक्त बनाने के लिए खेल विधि का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 157 सीखने का अर्थपूर्ण सिद्धांत किस पर बल देता है? तथ्यों को याद करने पर, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से सीखने पर, केवल स्कूल की चार दीवारी में सीखने पर, परीक्षा के परिणामों पर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जो है सीखने पर। अगला क्वेश्चन है 158 ईवीएस के शिक्षण में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ रखने का मुख्य तर्क क्या है? पाठ्यक्रम को छोटा करना, बच्चा अपने परिवेश को अलग अलग टुकड़ों के बजाय एक समग्र रूप में देखता है, छात्रों को दो अलग अलग शिक्षक न देने पड़े, विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान एक ही विषय है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा अपने परिवेश को अलग अलग टुकड़ों के बजाय एक समग्र रूप में देखता है।
अगला क्वेश्चन है 159। एक ईवीएस शिक्षक प्रदूषण पढ़ाते समय उद्योगों को जो है के धुएं, विज्ञान और उसके समाज पर प्रभाव, सामाजिक विज्ञान की बात करता है। यह है विषयों को बंटवारा, एकीकृत दृष्टिकोण, समय की बर्बादी, केवल विज्ञान का जो है शिक्षण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 159 में बी वाला एकीकृत दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर अगला है 160। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के अंतर्गत विज्ञान का कौन सा पक्ष जो है शामिल है? जटिल रासायनिक सूत्र, भौतिकी के नियम, हमारे आसपास के जीव जंतु और प्राकृतिक प्रक्रियाएं, आंतरिक विज्ञान के कठिन सिद्धांत। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, हमारे आसपास के जीव जंतु और प्रकृति जो है प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर अगला है 161। सामाजिक विज्ञान का कौन सा तत्व ईवीएस में परिवार और मित्र थीम के माध्यम से पढ़ाया जाता है? नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, विश्व का भूगोल, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 161 में ए वाला, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है 162। ईवीएस में नक्शा पढ़ाना यानी मैप रीडिंग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के किस कौशल को जोड़ता है? केवल चित्रकारी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष समझ जो स्थानिक कौशल बोलते हैं, और रटने की क्षमता, गणना करने की स्थिति। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 162 में बी वाला, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष समझ जो स्थानिक कौशल है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 163। पर्यावरण अध्ययन में इतिहास का क्या महत्व है? राजाओं के नाम याद करना, यह समझना कि समय के साथ हमारे खान पान और रहन सहन में जो है कैसे बदलाव आया, युद्धों की तिथियां याद करना, केवल पुरानी कहानियां सुनना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 163 में बी वाला, यह समझना कि समय के साथ हमारे खान पान और रहन सहन में जो है कैसे बदलाव आया। अगला क्वेश्चन है 164। विज्ञान शिक्षण का कौन सा उद्देश्य ईवीएस में भी जो है समान है? जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, केवल प्रयोगशाला में प्रयोग करना, कठिन परिभाषाएं याद करना, वैज्ञानिक बनना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है 165। पौधे के बारे में पढ़ाते समय अपनी उपयोगिता बताना सामाजिक विज्ञान है, जबकि उनके बढ़ने की प्रक्रिया समझना क्या है? भूगोल है, इतिहास, विज्ञान, नागरिक शास्त्र। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, विज्ञान। अगला क्वेश्चन है 166। ईवीएस की व्याप्ति में भूगोल का कौन सा हिस्सा शामिल है? सौरमंडल की जटिल गणना, स्थानिक जलवायु, मिट्टी और जल संसाधनों का समझ, चट्टानों के रासायनिक नाम, महासागरों की गहराई मापन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, स्थानिक जलवायु, मिट्टी और जल संसाधनों की समझ। अगला क्वेश्चन है 167। पर्यावरण अध्ययन में नागरिक शास्त्र का पक्ष बच्चों को क्या सिखाता है? केवल चुनाव प्रक्रिया, अधिकार, कार्य, कर्तव्य और सामुदायिक जिम्मेदारी, पुलिस के कार्य, कोर्ट के नियम। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, अधिकार और कर्तव्य और सामुदायिक जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन 168। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का समन्वय ईवीएस में बच्चों की कौन सी क्षमता बढ़ाता है? केवल तथ्यों को रटने की, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की, चुप रहने की, केवल चित्र बनाने की। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की। अगला क्वेश्चन है 169। भोजन थीम में खेती के तरीकों पर चर्चा करना किस विषय से संबंधित है? केवल कला, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य और विज्ञान, केवल गणित, संगीत। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य और विज्ञान। क्वेश्चन नंबर अगला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस को सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के रूप में अलग क्यों नहीं किया गया? ताकि शिक्षक कम लगें, क्योंकि बच्चा दुनिया को विषयों में नहीं बांटता, किताबों के पन्ने कम करने के लिए, कोई विशेष कारण नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 70 में बी वाला, क्योंकि बच्चा दुनिया को विषय में नहीं बांटता जो है विषयों में नहीं बांटता। अगला क्वेश्चन है 171। ईवीएस में आपदा प्रबंधन
पढ़ाना किसका हिस्सा है? केवल भूगोल का, केवल नागरिक शास्त्र का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकृत रूप, केवल इतिहास का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकृत रूप। क्वेश्चन नंबर 172 है कि पर्यावरण अध्ययन की व्याप्ति बच्चों को क्या बनने में मदद करती है? केवल एक अच्छा वैज्ञानिक, केवल एक अच्छा इतिहासकार, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक, केवल एक अच्छा कलाकार। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक। अगला क्वेश्चन है 173 है कि पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? बच्चों को केवल व्याख्यान देना, बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव के माध्यम से सिखाना, केवल टीवी पर फिल्म दिखाना, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को रटाना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों और माध्यम से सिखाना। अगला क्वेश्चन 174 है कि मूर्त से अमूर्त, ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। मूर्त से अमूर्त दृष्टिकोण का पालन करते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहले बीज का चित्र बनाएं, फिर बीज दिखाएं। पहले वास्तविक बीज दिखाकर उसके अनुकरण पर चर्चा करें। पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखवाएं। केवल ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखें। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, पहले वास्तविक बीज दिखाकर उसके अनुकरण का जो है चर्चा करें, तब जो है बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षक का खाली समय बढ़ता है, बच्चा ज्ञान को खंडों के बजाय समग्र रूप में ग्रहण करता है, इससे बच्चों को जो है कम किताबें लानी पड़ती है, यह केवल मेधावी छात्रों के लिए है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 175 में बी वाला, बच्चा ज्ञान को खंडों के बजाय समग्र रूप से ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 176, समस्या समाधान दृष्टिकोण बच्चों में क्या विकसित करता है? दूसरों पर निर्भरता, चुपचाप बैठने की आदत, नकल करने का कौशल, आलोचनात्मक सोच और तर्क करने की क्षमता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, आलोचनात्मक सोच और तर्क करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर अगला है 177, एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि अपने घर के आसपास के पौधों का अवलोकन करें, यह कौन सा दृष्टिकोण है? सैद्धांतिक दृष्टिकोण, अवलोकन आधारित दृष्टिकोण, व्याख्यान दृष्टिकोण, दंडात्मक दृष्टिकोण। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अवलोकन आधारित दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है 178 कि ईवीएस में खोज परक दृष्टिकोण का अर्थ है? शिक्षक द्वारा उत्तर बता देना, केवल गूगल से जानकारी निकालना, छात्रों को स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने देना, पुरानी कापियों से काम उतारना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, छात्रों को जो है स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष को निकालना। अगला क्वेश्चन है 179, ज्ञात से अज्ञात दृष्टिकोण के तहत पाठ की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? किसी कठिन वैज्ञानिक शब्दों से, बच्चों के रोजमर्रा के अनुभव या पूर्व ज्ञान से, सीधे अभ्यास के प्रश्नों से, बिना कुछ बोले पाठ शुरू कर लेना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बच्चों के रोजमर्रा के अनुभव से या फिर पूर्व ज्ञान से। अगला क्वेश्चन है 180 और लास्ट क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा देखा होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में सर्वांगीण दृष्टिकोण का महत्व है। क्या महत्व है? कि पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और सांस्कृतिक पक्षों को जोड़कर पढ़ाना, केवल पर्यावरण के प्रदूषण को पढ़ाना, केवल विज्ञान के नियमों पर ध्यान देना, बच्चों को केवल खेल खिलाना। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, पर्यावरण के भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को जोड़कर पढ़ाना। तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने जो है पूरा क्लास को पढ़ा होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि और लोग भी इससे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयार कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास।